ठीक है ना। तो यस एस ब्लॉक से अभी आज के लेक्चर के लिए थोड़ा सा हम लोग पी ब्लॉक ये सॉल्ट देखते हैं, ठीक है, बस बेसिक सॉल्ट जो कि तुम्हारे किसी चैप्टर से उसका लिंक नहीं है, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक की तरह हम लोग आज देख लेंगे और तुम्हारे वो लैब वगैरह चीज़ में काम आएगा। और तुम्हारे मतलब बहुत जेई मेंस में जितना होता है उस लेवल तक का थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि हमें एक सॉल्ट दिया जाता है, एक सॉल्ट एक पुड़िया में बांध के एक सॉल्ट दिया जाता है, ठीक है। उस सॉल्ट पे हम लोग को कुछ टेस्ट परफॉर्म करने हैं, कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, ताकि हम लोग ये बता सकें कि ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट में कटायन कौन सा है और अनायन कौन सा है, ठीक है। ये दोनों हम लोग को करने रहते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं कि इस पर्टिकुलर सॉल्ट में कटायन कौन सा था, अनायन कौन सा था। एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से, मतलब बेसिकली हम ही तुमको ये फैक्ट ही बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सपोज कि तुम्हें एक सॉल्ट दिया गया KCl का, ठीक है, अभी तुम्हारे लिए अननोन है। अभी मानो कि तुमको एक सॉल्ट दिया गया, ठीक है, और पूछा गया कि इसमें तुम कैसे पता करोगे कि ये सॉल्ट कौन सा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रिएजेंट होता है HClO4, ठीक है। तुम इसमें ये जो सॉल्ट है इसका छोटा सा सैंपल लिए, एक टेस्ट ट्यूब में डाले, थोड़ा सा पानी मिलाए, उसमें HClO4 को ऐड किया, ठीक है। HClO4 को तुमने इसमें ऐड किया, तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक आ गया व्हाइट पीपीटी, ठीक है। तो तुम्हारा एक ऑब्जर्वेशन बना कि भाई अब इसमें से व्हाइट पीपीटी आ रहा है, मतलब इसमें कुछ ऐसा सॉल्ट बना है जो व्हाइट कलर का है, ठीक है। अब इसमें तुमने डाला दूसरे में AgNO3, ठीक है। AgNO3 डालने के बाद फिर से तुमको व्हाइट पीपीटी दिख रहा है, तो मतलब तुमको फिर से लग रहा है कि ठीक है, फिर से एक अपने पास एक ऐसा सॉल्ट बन रहा है जो व्हाइट कलर का है। अब तुम देख रहे हो कि AgNO3 हमने इसमें मिलाया है, AgNO3 मिलाया है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे AgCl बन जाए तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। तुम्हारे पास एक ऑप्शन खुला AgCl, ठीक है, और तुम HClO4 डाले हो तो AGBR तुमको क्या पता है। है? हाँ, AGBR देता है? AgBr का कुछ अलग कलर होता है, मतलब हर Ag के सॉल्ट से हम लोग एक पूरा क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो AgCl का इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब जैसे तुम लोग को तुमने जैसे इसमें HClO4 डाला, तो HClO4 डालने के बाद तुम्हारे पास फिर से व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, तुमको फिर से एक दिमाग में क्लिक करे कि अगर कोई कटायन है और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है तो कौन सा हो सकता है, तो KClO4 हो सकता है। अभी हम लोग बस एग्जाम्पल्स पे चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये नहीं चाहते कि तुमको ये आए या इसको तुम याद कर लो, बस एक एग्जाम्पल है कि हम लोग क्या करेंगे आगे, ठीक है। तो तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे चलो K+ एक नया कटायन है और यहाँ पे Cl- एक नया अनायन है, तो हो सकता है कि ये एक सॉल्ट KCl हो, ठीक है। इसके बाद तुम कुछ और टेस्ट परफॉर्म करोगे और फाइनली तुम इस कंक्लूजन पे आओगे कि तुम्हारा जो सॉल्ट है ये KCl का होगा, ठीक है। अब इस
कटायन का अब तुम्हारे दिमाग में ये 2 टेस्ट देख के सबसे पहले ये बात आएगा कि इस कटायन का और अनायन का टेस्ट हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं? मतलब कौन-कौन से ये सारे टेस्ट हैं, जो कटायन और अनायन के बारे में हमें बताते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास 2 अब यहाँ से ब्रॉड हेडिंग्स में ये डिवाइड हो जाता है। टेस्ट फॉर cations एंड सेकंड वन इज टेस्ट फॉर अनायंस। ठीक है? क्योंकि अगर तुमने टेस्ट फॉर कटायन कर लिया, टेस्ट फॉर अनायन कर लिया, तो तुमको पता चल चुका है कि ये सॉल्ट कौन-सा है। ठीक है? इतना। और यहीं पे यही दोनों चीज़ को जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा जेईई मेंस का सिलेबस खत्म हो जाता है। ठीक है? मतलब इस चीज़ के लिए सॉल्ट एनालिसिस के लिए। टेस्ट फॉर कैटायंस और टेस्ट फॉर एनायंस। ये ऐसा नहीं सोचो कि ये बहुत छोटा-सा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा-बड़ा टॉपिक्स है। ठीक है? और जेईई मेंस में इसके आगे नहीं पूछता, मतलब कोई स्पेशल टेस्ट जो होता है, वो जनरली नहीं पूछा जाता है। अब जेईई एडवांस में क्या होता है कि जेईई एडवांस में 3 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? सॉल्ट एनालिसिस से मतलब एक जनरल ट्रेंड के हिसाब से बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3 ही पूछे जाएँ, कभी-कभी 0 भी पूछा जाता है और कभी-कभी 3 से ज़्यादा ऐसे पूछ नहीं सकता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक का पोर्शन फिक्स है, 7 सवाल पूछना है, 3 से ज़्यादा कर देगा तो बाकी पोर्शन का बहुत ज़्यादा वेटेज गिर जाएगा, ठीक है? तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 सवाल पूछता है। 1 सवाल इससे ही आता है, ठीक है? इन दोनों को मिला के टेस्ट फॉर कैटायंस, टेस्ट फॉर एनायंस मिला के 1 सवाल इससे आता है। जो दूसरा सवाल है, ये कुछ बेसिक फैक्ट से आ जाता है। बेसिक फैक्ट मतलब कुछ ऐसा एक क्वेश्चन तो बहुत हार्ड होगा, लेकिन उसमें एक बहुत बेसिक सा एक हिंट होगा, जिसकी वजह से तुम इसको कर सकते हो। ठीक है? हम उसका एग्ज़ाम्पल तुम लोग को देंगे थोड़ी देर बाद कि उस टाइप का क्वेश्चन क्या है, वो हिंट क्या है। ठीक है? और जो तीसरा क्वेश्चन है, वो सोलली स्पेशल टेस्ट पे बेस्ड है। ठीक है? कुछ स्पेशल टेस्ट जैसे हमको कुछ स्पेशल टेस्ट पता है, तुम तुमको हम वो स्पेशल टेस्ट बताएँगे, फिर तुम गूगल पे सर्च करोगे तो एक कटायन का बहुत सारा टेस्ट पॉसिबल है, जो हम लोग के सिलेबस में है और हम लोग के सिलेबस में नहीं है। तो जितना टेस्ट स्पेशल टेस्ट हम बता रहे हैं, जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया, अ, और भी मतलब क्रोमाटोग्राइड टेस्ट हो गया, तो ये सब जो अलग तरीके के टेस्ट हैं, ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं। ये जो स्पेशल टेस्ट है, इससे जो क्वेश्चन आएगा ये बहुत हार्ड होता है, मतलब इन द सेंस कि टफ होता है, ठीक है? क्योंकि वो तुम हो सकता है कि वो टेस्ट तुम जानते भी नहीं हो। लेकिन तुम्हारा अगर लक अच्छा हुआ उस साल, तो 2 क्वेश्चन इसी से डायरेक्टली आ जाता है जेईई एडवांस में, ठीक है? तो तुम्हारा मतलब 2 क्वेश्चन करने का सॉल्ट एनालिसिस में पूरा-पूरा चांस बनता है और बाकी लोग सॉल्ट एनालिसिस में बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं। मतलब उन लोगों को ये भी नहीं आता टेस्ट फॉर कैटायंस क्या होता है, टेस्ट फॉर एनायंस क्या होता है। तो इसीलिए हम लोग का काम यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सेलरेट हो सकता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब एक बार हम एक छोटा-सा टेबल बनाते हैं, ठीक है? तुम लोग टेबल को देखो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना है यहाँ पे कि ये जो टेस्ट फॉर कैटायंस होता है, ये टेस्ट फॉर कैटायंस बेसिकली हम लोग को कहाँ लिखा हुआ मिलता है? तो ये हम लोग को लिखा हुआ मिलता है, जो हमारा ग्रुप रिएजेंट टेबल होता है, यहाँ पे हमें टेस्ट फॉर कैटायंस लिखा हुआ मिलता है। टेस्ट फॉर अनायंस हमें कहाँ पे मिलता है? तो इसके लिए हमें कुछ एसिड के साथ टेस्ट करना पड़ता है, एसिड टेस्ट्स, ठीक है? एसिड टेस्ट कर सकते हैं, मतलब यही हमारे पास अब कौन-सा एसिड है, तो फिर यहाँ पे और कैटेगरीज़ बढ़ती है, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और कुछ-कुछ के लिए हम लोग कुछ ऑक्सिडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमको लगता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर कैटायंस से, ठीक है? उसके बाद हम लोग टेस्ट फॉर एनायंस पे आएँगे। तो हम लोग अभी देखेंगे ग्रुप रिएजेंट टेबल वगैरह, ठीक है? हमको 1 मिनट सर्च करने दो, शायद हम इसको बनाए हुए होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा टाइम बचेगा।
चलो छोड़ो, फिर से बना ही लेते हैं, मिल नहीं रहा। तुम लोग को ग्रुप रिएजेंट टेबल के बारे में कोई आइडिया है इन जनरल? क्योंकि तुम लोग केमिस्ट्री लैब एक बार तो गए ही होगे, अरविंद तुम, और वहाँ पे ग्रुप रिएजेंट टेबल का नाम अगर मतलब केमिस्ट्री लैब गए होगे तो सुने होगे। नो सर, इस बार स्कूल गए ही कहाँ हैं अभी तक। तो अच्छा, नहीं सुना। हाँ, 10 में तो कोई सुनता भी नहीं है, 11 में ही मतलब केमिस्ट्री लैब। चलो ठीक है, तुम भी नहीं गए तो तुमको ग्रुप रिएजेंट टेबल का भी कोई आइडिया नहीं। इसको और इसलिए भी अच्छे से करना क्योंकि 12 का जो प्रैक्टिकल होता है इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब एक और बात कि ये जो सॉल्ट एनालिसिस है ये हमारे इसके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, 12th बोर्ड के, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग एक पीरियोडिक टेबल देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास लिखा होता है यहाँ पे ऐसे ऐसे हम लोग जाते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और ऐसे ऐसे जाते हैं तो हमारे पास पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रुप 1 2 3 ऐसे 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 तो ऐसे। कौन सी source बोले थे आप इस क्लास में? क्या बोले थे? न्यूमोनिक्स बताएंगे आप? किस चीज़ का भाई? हाँ, एक चीज़ का बोले हम थे शायद भूले थे। आपका अपना फेवरेट वाला निमोनिक बताएंगे। अरे कौन सा बोले थे हम सभी को अपना फेवरेट ही मान लेते हैं। अच्छा, हम जो सबसे भी मेरे फेवरेट को, वाला, क्या फिर से बोल? सबसे फेवरेट वाला बोले थे बताएंगे। अ, ठीक है, क्लास के एंड में एक बार याद दिलाना, तुम्हारा क्लास कितने बजे तक है पहले ये बताओ। 450। 4:50, ठीक है। 5 मिनट लेट स्टार्ट की, इसके बाद तुम्हारा कोई क्लास भी नहीं है आज शायद ना? नो सर। ठीक है, तो 10-15 मिनट खींच सकते हैं। क्लास के एंड में 2-3 न्यूमोनिक्स जो हमको लगता है हम बोलने बोले होंगे वो हम तुमको बता देंगे, ठीक है। और हाँ, हम तुमको फिर आलू करी कोई नहीं है, यूपीटी वाला में करी का नहीं ना बताया, हम चेक भी नहीं किए, सॉरी यार। क्रोमियम होगा। क्रोमियम हो सकता है, हम एक बार अभी चेक नहीं किए, तो हम एक बार देख के बता देंगे। सर क्रोमियम ही होगा, हम देख लेते हैं विकिपीडिया में। अच्छा, तब सही। और भी कुछ कुछ है, लेकिन जब हम लोग ब्रेक करेंगे तब वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें भी तुमको बहुत न्यूमेरिक मिलेगा और बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, सॉल्ट एनालिसिस। ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स में से है, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा। तो भाई तुम लोग मिटवा दिए यार। देखो, पीरियोडिक टेबल जैसे हमने देखा है, तो पीरियोडिक टेबल में जैसे हमारे पास लिखा रहता है ना, ग्रुप 1 2 3 4 और ऐसे कर करके 18, ठीक है। केवीपीवाई के लिए एक फैक्ट बताते हैं कि ये जो मेन पीरियड टेबल में हमारा जैसे नीचे में एफ ब्लॉक नीचे आता है, ठीक है। पहले इसको हमने मेन पीरियड टेबल में हम इसे जोड़ना चाहे थे, ठीक है, मतलब हम मतलब साइंटिस्ट, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ये फिर एक टेबल से ज़्यादा एक नक्शा बन गया था, मतलब मैप बन गया था, इतना गंदा दिखने लगा था, खुद ही सोचो। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पूरा टेबल यहाँ पे ऐसे इनकॉर्पोरेट हो गया है, ये कुछ-कुछ इसके ऊपर है, कुछ-कुछ इधर साइड हो गया, ऊपर इसके कुछ नहीं है। कितना गंदा लगता है देखने में, ठीक है। तो एक सज्जन पुरुष, ग्लेन सीबोर्ग नाम था उसका, ठीक है। वो बोला कि नहीं भाई इसको नीचे करते हैं, और वो ही वाज़ अ पर्सन जिसने एफ ब्लॉक को लैंथनर और एक्टनर सीरीज़ को पीरियोडिक टेबल से नीचे तो बनाया। इनका एड्रेस आप देखे हैं? एड्रेस मतलब? इनका जो था लेबोरेटरी का एड्रेस।
क्या कर रहे थे? मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। टिकटॉक तो देखो। हाँ, अरविंद तुम कुछ कह रहे थे, कहो। तो आप प्लेंटी सीबॉक का एड्रेस देखें हैं नहीं उनका देखे तो लेबोरेटरी का? नहीं, बर्कली में कहीं पे, कैलिफोर्निया में शायद। लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी। उनका जो एड्रेस है, इकलौता एड्रेस है जो, मतलब वो इकलौता साइंटिस्ट है जो एक लेटर रिसीव किए जिसमें उनका एड्रेस में बस एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ था। ओह, सही है भाई, बहुत सही। अच्छा, तुमको फैक्ट्स रीड करना अच्छा लगता है क्या साइंटिस्ट के बारे में? यस सर। सही, हमको भी बहुत सही लगता है, बहुत मजा आता है। आपको क्विजिंग में इंटरेस्ट है? हाँ, हल्का फुल्का साइंस से रिलेटेड मतलब अब हमको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, लेकिन पहले साइंस से ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था ना कि हम पेस में थे 9 में, तो वहाँ पे ना पेस में एक मोटा सा बुक देता था, ठीक है? बहुत मोटा, वो शायद महाराष्ट्र के कोर्स का बुक था, प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थे। केमिस्ट्री का बहुत मोटा बुक देता था, ठीक है? उसमें ना कुछ भी चीज़ को समझाने से पहले ना, जैसे एक छोटा सा चीज़ को भी समझाएगा, तो उसको समझाने से पहले उसके लिए एक स्टोरी लिखता था, ठीक है? और वो स्टोरी हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है? उसमें जब हम लोग को अ, ये सिखाया था कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल अट्रैक्ट होता है, या फिर उसमें रिग्रेशन करके एक कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें ना हम लोग को द स्टोरी ऑफ जरासंध के बारे में बताया था कि हाउ ही यूज्ड टू कनेक्ट टुगेदर। तो हम, और उसमें फिर साइंटिस्ट के बारे में बहुत सारा स्टोरीज था, तो हमको उससे ही बहुत इंटरेस्ट आया था। तुम कहाँ से पढ़ते हो? नहीं सर, वही क्विजिंग के बारे में फैक्ट्स खोजते रहते हैं जब प्रिपरेशन करते हैं तो। ओह, सही है बॉस। अच्छा, मेरा स्क्रीन तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा शायद। नो सर। तो एग्जैक्ट लाइंस मैंने आपको चैट बॉक्स में भेज दिया है। ओह, okay। इसमें शायद हम होस्ट नहीं है क्या? Not only is Seaborg the first living scientist to have an element named after him, he is also the only person who could receive mail addressed only in element Seaborgium lawrencium for the Lawrence Berkeley Laboratory, where he still works। जिंदा है क्या अभी भी बंदा? बर्कली कैलिफोर्निया, ये अभी भी है क्या? शायद नहीं। तो सही है, ये फैक्ट अच्छा है। तुम लोग डेफिनेटली थर्मोडायनेमिक्स हमसे नहीं पढ़ोगे, इसलिए हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक फैक्ट बता देते हैं। हो सकता है तुम्हारे एनटीएससी में भी, एनटीएससी में फैक्ट बहुत सारा पूछता है। 3 एग्जाम है, एनटीएससी, नीट और केवीपीवाई, इसमें नाम वाम बहुत पूछ लेता है साइंटिस्ट का, ठीक है? और जेईई में इसमें भी बहुत बार पूछता है। तो एक एक आदमी थे, एक साइंटिस्ट, उसका नाम था जैसे जो केल्विन स्केल है, ठीक है? ये कौन बनाया है, ये बताओ। केल्विन। मतलब ठीक है, केल्विन बनाया, लेकिन उसका असली नाम केल्विन नहीं था। सब पढ़े थे, भूल गए। हाँ, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट होगा असली नाम। नहीं, उसका कुछ थॉमस करके नाम था। फिर को हम असली नाम सर्च कर लेता, हमको भी याद नहीं है, लेकिन उसका स्टोरी याद है। विलियम थॉमसन। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, यस सर। नो हाँ। सर। तो वो बंदे का नाम था विलियम थॉमसन। ही वाज, मतलब ये जब अपने कॉलेज डेज में था तो रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर दिया था। तुम लोगों को बहुत इंटरेस्ट हो तो कॉलेज में लिख सकते हो रिसर्च पेपर, उसमें बहुत इशू नहीं है, ठीक है?
तो इस बंदे ने, लेकिन उस टाइम डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बात था रिसर्च पेपर लिखना, तो ये बंदा कॉलेज में ही लिखना स्टार्ट कर दिया, और एट द एज ऑफ 21 या 22 years he started his journey at a college, definitely it will be Stanford और Harvard, जहाँ पे ये बंदा पढ़ाना स्टार्ट किया, या हो सकता है कहीं और भी पढ़ाना स्टार्ट किया हो एज अ लेक्चरर। तो मतलब उस समय के हिसाब से ही वॉज द यंगेस्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर इसी बंदे ने केल्विन स्केल बनाया, एब्सोल्यूट जीरो की बात की, और उसके बाद बहुत सारा, मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों पे लिंक्ड है, बहुत सारी चीज़ों पे उसने काम किया था। और फिर ये जो पर्टिकुलर बंदा है, ही देन एट द एज ऑफ 60 ही गॉट अ थॉट कि आई एम नॉट हैप्पी। फिर उसने सोचा कि व्हाई आई एम नॉट हैप्पी। फिर उसने याद किया, व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई वाज इन क्वेस्ट फॉर नॉलेज, बट नाउअडेज आई गिव नॉलेज एंड माय ग्रोथ इज स्टैग्नेटेड। तो उसने क्या किया कि उसने एट द एज ऑफ 60 आफ्टर रिटायरमेंट फिर से जिस कॉलेज में पढ़ाता था या फिर जहाँ पे लास्ट पढ़ाता था, वहाँ पे फिर से एक एप्लीकेशन बनाया एज अ स्टूडेंट, और वहाँ पे फिर से एडमिशन ले लिया टू लर्न फ्रॉम यंग प्रोफेसर्स। और फिर ये भी फिर वहाँ पे पढ़ने लगा। ही वॉज सो टैलेंटेड, मतलब ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ, मतलब ह्यूमन मैनकाइंड। और इसका असली नाम तो विलियम थॉमसन था, और इसको उपाधि दिया गया था लॉर्ड केल्विन का। He was one of those greatest scientists who ever lived, along with Rutherford and periodic table जिसने पहली बार बनाया था, मेंडलीव, ये लोग, आइंस्टाइन, न्यूटन। कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग और बात करेंगे इसके ऊपर, कभी हम लोग को इस पे जाना है, या फिर हम लोग 4 बजे 5 बजे के बाद बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग पीरियोडिक टेबल पे वापस आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे 1 2 3 4 ऊपर लिखा रहता है, तो दिस इज नोन एज ग्रुप नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास अपन के पास 18 ग्रुप्स तक है, पीरियड अपन के पास 7 पीरियड्स तक है, ठीक है। फिर आखिरी में कुछ कुछ जगह जो यहाँ पे है वो खाली छोड़ा गया है, ठीक है। मतलब इनिशियली मैंडलीव ने खाली छोड़ा था, वो भर गया, न्यू पीरियोडिक टेबल बना, द न्यू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो उसमें भी कुछ जगह खाली छोड़ा गया, क्योंकि उस समय तक वो पीरियड एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स अब डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शायद ये तुमको पता भी था, हमको तुम लोग के साथ एक बार बात डिस्कस किए थे कि ग्रुप 18 के आखिरी में जो एलिमेंट है उसका नाम है ओजी। हाँ, ठीक है। और हर बन चुका है, और अच्छी बात यह है कि 2002 के अराउंड ही बना था, लेकिन पब्लिक डिस्कवरी, मतलब अनाउंसमेंट्स बाद में किया गया था, और ये सारे के सारे लैबोरेटरी सिंथेसाइज्ड है, और रशिया में शायद डेनमार्क में ही है एक पर्टिकुलर लैबोरेटरी ही है जो ये सारे 7-8 एलिमेंट साथ में ही सिंथेसाइज किया था। बहुत मस्त, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल से मेरा बताने का ये मकसद था कि जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्रुप नंबर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास जो हमारा ग्रुप रिएजेंट टेबल है उसमें भी हमारे पास ग्रुप नंबर्स होते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 तक हमारे पास ग्रुप नंबर होते हैं। 7 को हम लोग ग्रुप 0 भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग सबसे ऊपर नहीं लिखते हैं, आखिरी में ही लिखते हैं, ठीक है। ग्रुप 7 और ग्रुप 0, ठीक है। इस ग्रुप नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ रेडिकल्स लिखे जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ग्रुप 1 का बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास PB2 प्लस, Hg2 प्लस और Ag प्लस, ये 3 रेडिकल्स आएंगे, ठीक है। अभी हम तुमको कुछ याद करने नहीं बोल रहे, बस देखने बोल रहे, ठीक है। कुछ अभी नोट भी मत करना, यहाँ पे बस सुनना, क्योंकि हम इसको तुमको लिखवाएंगे और इसका न्यूमोनिक भी साथ में बताएंगे, ठीक है। तो ग्रुप 1 में तुम्हारे पास ये रेडिकल्स है, ठीक है। इन रेडिकल्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट होगा। ग्रुप रिएजेंट इज अ केमिकल, इट इज अ केमिकल कंपाउंड जो इस पर्टिकुलर तीनों एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब
इन तीनों के साथ जब वो चीज़ रिएक्ट करेगा तो सेम टाइप का प्रोडक्ट देगा। समझ में आया? थोड़ा-सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप 1 का जो रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl, ठीक है? तुम्हारे पास एक सॉल्ट आया, तुमको पता नहीं है क्या है, तुम स्टार्ट हमेशा ग्रुप 1 से करना स्टार्ट करोगे। तुम क्या करोगे, उसका तुम सॉल्ट का वो बनाए, मसाला बनाए, पानी में डाले और उसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया, ठीक है? अगर तुम्हारे पास वहाँ पे ग्रुप 1 का कैरेक्टरिस्टिक पीपीटी आ रहा है, ठीक है? ग्रुप 1 का कैरेक्टरिस्टिक पीपीटी आ रहा है जो कि होता है व्हाइट पीपीटी, तो तुमको एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि अगर मैंने इसमें डाइल्यूट HCl डाला है और इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आया है, तो इसमें जो ग्रुप है, मतलब ये जो रेडिकल्स है, ये ग्रुप 1 के ही रेडिकल्स हो सकते हैं और ये हो सकता है Pb2+, Hg2+ या Ag+। अब तुम क्या करोगे कि इन तीनों रेडिकल का कुछ और टेस्ट करोगे ताकि ये पता करने के लिए कि इन तीनों में से ये फाइनली इसमें कटायन कौन-सा था, ठीक है? तो यहाँ पे तुमको अब दिखेगा पीपीटी, पीपीटी का कंपोज़िशन और पीपीटी का कलर, ठीक है? इतना तुमको दिखाई देना चाहिए। ठीक है? ये है हमारा पूरा का पूरा ग्रुप रिएजेंट टेबल का ओवरव्यू, ठीक है? इसी के तरीके से पूरा ग्रुप रिएजेंट टेबल 7 तक चलता है, ठीक है? तो इसमें हम एक चीज़ इस पूरे स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है? और ग्रुप 1 के साथ-साथ हम लोग एक और चीज़ करते हैं, ठीक है? कि ग्रुप 2 के कुछ-कुछ को लिख देते हैं या ग्रुप 3 पे चलते हैं, ठीक है? ग्रुप 2 नहीं लिखते, ग्रुप 3 पे चलते हैं। सेकंड का बस हम यहाँ रिएजेंट डाल दे रहे हैं, ठीक है? और इसी तरीके से ग्रुप 3 है, ठीक है? ग्रुप 3 में सिर्फ 3 ही रेडिकल होते हैं, Fe3+, Al3+, Cr3+। हाँ, ये देखो, जो करी होता है ना वो Cr ही होता है, ठीक है? ये यहाँ पे भी हम लोग याद किए। कैसे अभी हमको याद आया? तो इसको भी याद रखने का तरीका यही है, फिर आलू करी, वो हम लिखेंगे, बताएँगे, ठीक है? इसका जो ग्रुप रिएजेंट है, ये हमारे पास ग्रुप 3 में आता है NH4Cl और NH4OH। ठीक है? ये। और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट आता है, यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट अलग-अलग ही आता है, ठीक है? इसलिए अभी इसको मेंशन नहीं कर रहे, कुछ हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो सपोज़ हमारे पास ग्रुप 1 है। सपोज़ तुम्हारे पास एक सॉल्ट आया, ठीक है? एक सॉल्ट आया, तुमको पूछा जा रहा है ये क्या है? तुम क्या करोगे, एक पीपीटी लिया, इसमें पानी डाला, इसमें सॉल्ट के कुछ टुकड़े डाले, ठीक है? इस सॉल्ट के कुछ टुकड़े तुमने इसमें डाले और बाकी सॉल्ट रखा, ठीक है? इस सॉल्ट के टुकड़े में तुम सबसे पहले चाह रहे हो कि तुम जानो कि इसमें कटायन कौन-सा है। कटायन जानने के लिए तुमको क्या करना होगा कि यहाँ पे इसमें तुमने सबसे पहले डाला डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl डाला। डाइल्यूट HCl डालने के बाद क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ था, इसमें अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, तो तुमको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ जो है ये ग्रुप 1 का है। अब तुम्हारे पास यहाँ पे ग्रुप 1 में तुमको समझ में आ रहा है 3 रेडिकल होते हैं। अगर 3 रेडिकल है तो उसमें से कुछ और टेस्ट करोगे ताकि तुमको पता चल जाए कि ये Pb2+ है, Ag2+ या Ag+ है, ठीक है? अगर तुमने इसमें डाइल्यूट HCl डाला और व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आया या कुछ नहीं आया कि कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया या किसी और कलर का प्रेसिपिटेट आया तो हटाओ। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमको समझ में आ गया कि अपना ग्रुप 1 तो नहीं, ठीक है? तब तुम इसमें क्या करोगे कि तुम इसमें फिर H2S इन एसिडिक मीडियम डालोगे। मतलब मीडियम को थोड़ा-सा एसिडिक करने का तरीका थोड़ा-सा, मतलब पहले HCl ही डाले हो, मीडियम ऐसे ही एसिडिक हो गया, तो अब बस थोड़ा-सा H2S डाल दोगे, ठीक है? H2S डालो, Na2S भी लैब्स में H2S नहीं प्रेज़ेंट होता तो Na2S डाल दिया जाता है उसमें, ठीक है? Na2S ब्लैक कलर का होता है, कोने में रखा रहता है DPS में, ठीक है?
तो ये डाला जाता है। तो इसको डालने के बाद अगर यहाँ पे तुमको कुछ जो पर्टिकुलर कलर अभी हम तुमको बताएंगे वो दिखेगा, तो तुमको समझ में आएगा कि ये ग्रुप टू में का इसमें कटायन है। अब वो कौन सा कटायन है, तो तुम इस टेबल में देखोगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे पढ़ोगे कि कौन सा कटायन है, इतने सारा कटायन है। तो ठीक है, अब इसका कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं ताकि पता चले कि फाइनली अपने पास कौन सा कटायन है। अगर तुम्हारा यहाँ पे भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, तुम यहाँ पे NH4OH NH4Cl डालोगे इसके बाद। ठीक है, अब इसमें भी तुम्हारा कोई पीपीटी आया, जैसे पीपीटी का भी यहाँ पे कलर नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें भी अलग अलग कलर्स पे आता है। ठीक है, तो इससे अगर कुछ मैच किया तो तुम देखोगे कि ये इन तीनों से है, मतलब तुम इसमें नीचे की तरफ बढ़ते जाओ। और हम क्यों बोले कि ग्रुप 7 को आखिरी में रखा जाता है, तो तुमको थोड़ा देर बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक में तुमको क्लियर है कि हम लोग एक करते क्या है, ग्रुप रिएजेंट टेबल का अपना काम क्या है। बस इस सीक्वेंस में नीचे बढ़ने का हमारा काम है जब हम लोग रियल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रियल लाइफ जब सॉल्ट एनालिसिस करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ ना बोल दो। नो सर। ठीक, चलो अब यहाँ से हम लोग अपना असली जो टेबल है उस पर काम करना शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, तुम लोग मेरे साथ साथ नोट करना सारे के सारे टेबल्स को। ठीक है, और एक काम करना कि जैसे पेपर है ना, तो उसको ऐसे कर देना, जैसे तुम्हारा पेपर ऐसे है उसको ऐसे करके लिखना। ठीक है, उसके बाद ग्रुप नंबर को सबसे छोटा बनाना। ठीक है, रेडिकल्स को छोटा बनाना, रिएजेंट को छोटा बनाना। इसके बाद जैसे यहाँ ग्रुप नंबर है, यहाँ रेडिकल है और यहाँ पे रिएजेंट है, इस तीनों को छोटा बनाना। ठीक है, फिर यहाँ पे जो पीपीटी है, ठीक है, इसको थोड़ा फिर पूरा जगह देना, लेकिन पीपीटी यहाँ पे लिखेंगे, इसका कलर यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन वो सारा पीपीटी के अंदर ही रखना। ठीक है, तो मतलब इन तीनों को सबसे छोटा और इसको थोड़ा बड़ा। ठीक है, और जगह दे दे के बनाना। ठीक है, या फिर एक और काम कर सकते हो जैसा हम किए थे कि यहाँ पे तुम शांति से बस ग्रुप रिएजेंट टेबल बना लो और उसमें उसका कलर लिख लो। जो न्यूमोनिक्स होगा अगले पेज पे एक पर्टिकुलर जगह लिख लेना और क्लास खत्म होने के बाद दोनों को मैच कर लेना, मतलब एक अपने समझने के लिए एक प्रॉपर टेबल बना लेना। ठीक है, तो जो दूसरा काम है थोड़ा ज़्यादा आसान है, उससे रिविजन भी हो जाता है। ग्रुप रेडिकल्स की जगह से रेडिकल्स भी लिख सकते हो। ग्रुप रिएजेंट और यहाँ पे प्रेसिपिटेट। अच्छा, अब तुम्हारे लिए एक बात मुझे याद आ रहा है। ठीक है, NTSC से रिलेटेड। ठीक है, तो NTSC का एग्जाम जो होता है वो थोड़ा रिलेटिवली आसान होता है। ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ पे आता है, ये हिस्ट्री वाले सेक्शन, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बाकी चीज़ में तुमको कोई इशू नहीं आएगा। लोग आधा टाइम परेशान रहता है इंग्लिश के लिए, आधा टाइम परेशान रहता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए, और उसमें हर में सेक्शनल कट ऑफ होता है। ठीक है, ये सब तुमको पता होगा, लेकिन इंग्लिश में भी डेफिनेटली तुम्हारा कट ऑफ निकल जाए। ठीक है, लेकिन सर इंग्लिश हट गया अब। इंग्लिश हट चुका है। यस सर। क्यों इतना कृपा?
हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री हिस्ट्री जियोग्राफी से 15 मार्क्स आता है। या हिस्ट्री ज्योग्राफी से 15 मार्क्स आता है। और हाँ इकोनॉमिक्स लेकिन सिविक्स से 5-5। हाँ लेकिन उसमें सेक्शनल कट ऑफ रहता है, ठीक है, उसका ध्यान रखना कि नहीं तुमको रहता है। नहीं, सेक्शनल कट ऑफ रहता है हर सब्जेक्ट में, हर सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ रहता है। एक वो बार तो रूल्स बस पढ़, मैथ और सैट का अलग रहता है। जब हम दिए थे एग्जाम तो उसमें हर सेक्शन का था, मतलब तुमको ज्योग्राफी में भी, मतलब जो वो 10% वाला रूल है उसको तुमको 10% से ऊपर मार्क्स रखना है। इकोनॉमिक्स में भी 10% से ऊपर मार्क्स रखना है। और ओवरऑल जो मार्क्स है वो शायद मेरे टाइम पे 200 मार्क्स का पेपर होता था, मेरे टाइम पे 200 मार्क्स का पेपर होता था। और उस साल कट ऑफ गया था 115 नंबर, और उससे एक साल पहले कट ऑफ गया था 100 नंबर, ये हमको याद है। आप किस ईयर लेकिन दिए थे? 2016 10 में देते हैं ना कि 9 हाँ, में, 10 हम 2016 में पास किए थे, मतलब 2016 के अराउंड हुआ होगा। हाँ 2016, 2018 में तो हम 12 दिए और 2019 में से हम कॉलेज में आए। 2016 में पिछले साल 177 था कट ऑफ। 177 टोटल मार्क्स क्या है? 200। 200 में 177 कट ऑफ था। यस सर। बाप रे बाप, तब तो कुछ ज्यादा ही स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है तो। या हो सकता है पेपर थोड़ा ज्यादा आसान दिया हो, ये हद से दोनों ज्यादा, में। हाँ हद से ज्यादा इजी था। तो यही रीजन होगा। हम लोग के टाइम पे इजी नहीं, हम लोग के टाइम पे थोड़ा इजी कर दिया था। मतलब मेरे से जो सीनियर वाला पेपर था ना, उसके पेपर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, जो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, तो वो हार्ड हो गया। तो उस टाइम 100 मार्क्स कट ऑफ गया था, वो हमको अच्छे से याद है, 100 एग्जैक्ट 100 था। मेरे टाइम पे था 110 या 115, कुछ इस टाइप से कट ऑफ था, मतलब 15 नंबर बढ़ गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि मेरे टाइम पे बहुत लोग का मतलब 115 से भी ज्यादा मार्क्स था, मतलब मेरा 2-3 दोस्त था, तो हम लोग सबका 115 से ज्यादा ही था जो हम लोग काउंट किए थे। लेकिन हम लोग, जैसे मेरा ज्योग्राफी में 0 था, इकोनॉमिक्स में 0 था, जीरो जीरो भी नहीं था, नेगेटिव मार्किंग नहीं ना होता था इसमें। पहले था, अब नहीं। याद नहीं मेरे में था कि नहीं, क्योंकि मेरा उसमें कोई सही नहीं था, कोई भी सही नहीं था, तो मेरा तो वहीं पे पत्ता कट गया था। लेकिन मेरा ओवरऑल मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा था। तो अगर अभी भी ये है कि मतलब सेक्शनल कट ऑफ वाला चीज हटा दिया तो बहुत अच्छा काम किया है, नहीं किया तो एक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। से इकोनॉमिक्स आसान ही होता है। आई विल नॉट से एनीथिंग ऑन दिस। ज्योग्राफी भी पढ़ लेना, ठीक है। हाँ ये जियोग्राफी कल ही तो पढ़े थे। क्या पढ़े थे कल ज्योग्राफी में? वही क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक। अच्छा, मेरा ज्योग्राफी अच्छा नहीं, और अभी हम बहुत समय से पढ़े नहीं है, ये तुम पूछ देते कुछ, कुछ पूछो। अच्छा छोड़ो, अभी मत पूछो, थोड़ी देर बाद पूछा पूछी करेंगे, ठीक है। अभी पहले टेबल बनाओ साथ, नहीं तो क्लास खत्म हो जाएगा। चलो, ग्रुप 1 में, ये अपना ग्रुप 1 है, इसमें जो रेडिकल्स है ये लिखो Pb2 प्लस, Hg2 2 प्लस, फिर Ag प्लस, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट HCl, पीपीटी आता है PbCl2, AgCl, Hg2Cl2, और ये सारे के सारे होते हैं कलर वाइज वाइट, ठीक है, ये लिख लो। फिर आता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, ग्रुप 2A, ग्रुप 2B, ठीक है। 2A में हमारे पास आता है Pb2 प्लस, Cu2 प्लस, Hg2 प्लस, Bi3 प्लस,
CD2+, ठीक है। और 2B में हमारे पास जो रेडिकल्स आते हैं ये है AS3+, AS5+, फिर SB5+, सॉरी SB3+, SB5+, सर थोड़ा ऊपर करिए ना। एक मिनट बस इसको कंप्लीट कर लेते फिर कह देते हैं, SN2+, SN4+, ठीक है। ग्रुप रिएजेंट है H2S इन एसिडिक मीडियम, ठीक है सर। और यहाँ पे जो कलर आता है पीपीटी का वो हम लोग थोड़ा चलो लिखते ही, क्योंकि इसमें बहुत सारा पीपीटी आ गया ना। सबसे पहले तो बता PbCl2, HgCl2 और CuCl2, अरे सॉरी क्या लिख दिया, इसको नोट मत करना, रुक कट कर दो इसको। H2S इससे रिएक्ट करो तो यहाँ पे बनेगा PPS, CUS, HGS, ठीक है। इन तीनों को यहाँ पे खैर अभी तुम एक ही चीज लिख लो, फिर यहाँ पे पीपीटी बनेगा Bi2S3 CDS, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग बनेगा AS2S3, AS2S5, SB2S3, SB2S5। नॉर्मल जो डिस्प्लेसमेंट क्या बोल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ना, एक्चुअली एक तरीके से तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नहीं, शायद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो AS3+ है ये किसी सॉल्ट के फॉर्म में होगा, सपोज AsF3 है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्ट हमारे पास AsF3 का गिवन है, तो यहाँ पे जब हम लोग H2S से रिएक्ट करा रहे हैं इसको, तो यहाँ पे S यहाँ जा रहा है और F फिर इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही हुआ, तो उस तरीके के सारे रिएक्शन होंगे, तो मतलब तुमको इसमें फॉर्मूला लिखने का कोई झंझट नहीं है। कूल, चिल, इतना नोट कर लिए। सर थोड़ा सा छूट गया। ओके, देख लो। ठीक है सर। चल अब नीचे बढ़ते हैं। ज्योत्सना लास्ट क्लास भी नहीं थी शायद, थी लास्ट क्लास में। अच्छा। यहाँ पे ग्रुप 3, ठीक है। ग्रुप 3 में 3 रेडिकल Fe3+, Al3+, Cr3+। ग्रुप रिएजेंट NH4Cl, NH4OH, और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनता है ये होता है FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस और CrOH होल थ्राइस, ठीक है। इसके बाद अपन और इसको छाट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। उसको नोट कर लिया था ना? यस सर। अच्छा तुम्हारा भी नोटेड चल रहा है ना?
अद्वय यस सर। नोट हो रहा है ना? यस सर। ठीक। अब देखो अपने पास फिर आता है ग्रुप 4। इसमें अपने पास 4 रेडिकल आते हैं, Zn2 प्लस Mn2 प्लस CO2 प्लस Ni2 प्लस। ठीक है, इसमें जो रिएजेंट होता है ये होता है H2S इन बेसिक मीडियम। ठीक है, और यहाँ पे जो अपने पास प्रेसिपिटेट आते हैं ये आता है ZnS, ठीक है, ZnS, MnS, NiS, COS। फिर अपने पास आएगा ग्रुप 5। ग्रुप 5 में अपने पास जो यहाँ पे है ये है Ba2 प्लस Sr2 प्लस Ca2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास अगला बचता है यहाँ पे ये है NH4Cl मतलब ग्रुप रिएजेंट प्लस NH4OH प्लस NH4 होल ट्वाइस। स्ट्रॉन्शियम है। हाँ स्ट्रॉन्शियम Sr। थोड़ा सा ऊपर करिए ना। यस सर। इसके बाद अपने पास आता है ग्रुप 6। यहाँ पे हमारे पास फिर से आते हैं 3 रेडिकल। 3 रेडिकल है K प्लस Na प्लस Mg2 प्लस। एक लाइन ही में लिख देते हैं। ठीक है, इसका जो ग्रुप रिएजेंट है ये है नो स्पेसिफिक। नो स्पेसिफिक लिखना, नॉट स्पेसिफिक नहीं। ठीक है, और अगर इसका ग्रुप रिएजेंट तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक नहीं है तो तुम इसमें कुछ डालोगे नहीं तो तुम्हारे पास कोई प्रेसिपिटेट भी आएगा नहीं, ये भी खाली। ठीक है, अब आखिरी, कुछ लोग उसको ग्रुप 7 बोलता है, कुछ लोग उसको ग्रुप 0 बोलता है। ठीक है, यहाँ पे आता है अपने पास NH4 प्लस, ग्रुप रिएजेंट होता है NaOH, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है NH3। और यहीं पे अपना खत्म। सर हम लोग सॉल्ट एनालिसिस करते हैं ये जानने के लिए कि जो सॉल्ट है हमारे हाथ में वो कौन सा सॉल्ट है, लेकिन सर हम लोग को ये कैसे पता चलेगा जो हम लोग के पास कंपाउंड है वो एक सॉल्ट ही है? हमारे पास जो कंपाउंड है वो सॉल्ट है, क्योंकि तुमको 2 जगह सॉल्ट एनालिसिस नाम तुमको सुनाई देगा। एक मिनट, इसको हम पहले बंद करते हैं। सबसे पहला जगह तुमको तुम्हारी केमिस्ट्री लैब में तुमको सुनाई देगा कि सॉल्ट एनालिसिस करो। ठीक है, तो वो थोड़ा ना तुमको आगे बोलेगा कि एक पुड़िया दी है तो उस पर सॉल्ट एनालिसिस किए जा रहे हो, लास्ट में आगे बोलेगा अप्रैल फूल ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था। ऐसा नहीं होगा, तुमको सॉल्ट देगा। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा जो मेन गोल है वो है तुमको एग्जाम में क्वेश्चन कंप्लीट करना। ठीक है, तो तुमको वहाँ पे बोलेगा कि कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट नहीं बोलेगा, अ सॉल्ट विच इज हैविंग दिस प्रॉपर्टीज, या फिर ऐसे बोल सकता है अगर डबल सॉल्ट है तो बोलेगा अ डबल सॉल्ट हैविंग दिस प्रॉपर्टी,
या फिर बोलेगा सिंपल सॉल्ट हैविंग दिस प्रॉपर्टी। और अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का क्वेश्चन है, तुमसे बोलेगा अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैविंग सो एंड सो प्रॉपर्टीज, और उसके बाद एक नीचे क्वेश्चन रहेगा। कॉम्प्लेक्स का जो सॉल्ट बनता है, ठीक है, उसमें हम लोग का उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं, मतलब अपने लेवल पे, ठीक है। तुमको नॉर्मल सॉल्ट को एनालाइज करना, बहुत हुआ तो डबल सॉल्ट में एलम वैलम कर सकते हैं अपन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है करने को, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन इसका हम लोग का जिंदगी में काम क्या है? देखो, जिंदगी में काम क्या है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा एक कॉलेज हो जाएगा, और तो कोई काम नहीं है, ठीक है। पता है, जब हमसे कोई पूछता है ना कि जिंदगी में क्या काम है, तो हमको बहुत सारा चीज याद आने लगता है, पता है। क्योंकि अभी हम लोग भी कभी कभी पूछते हैं इसमें हमारा जिंदगी में क्या काम है, इसीलिए। तो बेसिकली हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो भी पढ़ेंगे, अब तुमसे हम पूछ रहे हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़े नहीं होगे, तो जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है, तुम रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ ली, तो तुम्हारा उसका कोई काम आया क्या पूरे अपने अभी तक की जिंदगी में, या लगता है क्या कि आगे कुछ काम आएगा? हाँ, पता चला कि हिंजेस को एकदम साइड में क्यों रखते हैं डोर का। ठीक है, पता चला, इसमें भी कुछ कुछ पता चलेगा, मतलब एज इन प्रैक्टिकल लाइफ। और ये हैंडल्स को, क्या, फिर से बोलो? डोर हैंडल्स को एकदम साइड में क्यों रखा जाता है डोर का? हाँ, बस वही रीजन है, क्योंकि हिंजेस को दूर रखा जाता है, इसलिए हैंडल को भी दूर रखा जाता है, बस अपोजिट साइड्स पे। सेम ही रीजन है टॉक, लेकिन और कुछ प्रैक्टिकली होता था, जैसे जैसे तुम अभी कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे, जहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ना है, तो उसमें तुम्हारा का कोई फिजिकल यूज अभी भी नहीं है। अगर इलेक्ट्रिकल में गए तभी तुमको उसका कोई फिजिकल यूज दिखेगा। इलेक्ट्रिकल में भी जाओगे तो तुमको बीटेक के बाद तो हमको नहीं लगता कुछ भी कर पाओगे उससे ज़्यादा, अगर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो। लेकिन ठीक है, मतलब इसका कोई ऐसा तुम इसको रियल लाइफ में नहीं यूज़ कर पाओगे। हम तुमको जब जियोलाइट्स पढ़ाए थे तो याद है, हम तुमको एक वो बताए थे कि ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन और मेटाजाइलिन को हम लोग जियोलाइट के थ्रू पास कराते हैं, तो अपने पास पैराजाइलिन पास हो जाता है और मेट वो दोनों बच जाता है। ये वाला फैक्ट याद है? यस सर। तो हम जब कोटा में थे ना, तो मेरे बैचमेट था एक बंदा, तो वो वो सर से पूछा था हाथ खड़ा करके, सर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? तो उसका थोड़ा बेइज्जती हो गया। चलो खैर, अपन टॉपिक पे वापस आते हैं, डाइवर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार इस टेबल को अच्छे से देखो, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं करके पूरा देखने का कोशिश करो एक बार। देख लिए, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 को याद करेंगे, ठीक है। 4, 5, 6, 7 को नेक्स्ट क्लास में याद करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ा कंटिन्यूटी बना रहे, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास ग्रुप 1 है वो देखो एक बार। ग्रुप 1 में हमारे पास है Pb2 प्लस Hg22 प्लस Ag2 प्लस, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, तो हम लिखना शुरू करते हैं। पंजाबन होगी आगे, ठीक है। Pb2 प्लस Hg22 प्लस Ag प्लस, ठीक है, पंजाबन होगी आगे, ठीक है। अगला ग्रुप 2 में ग्रुप 2A था और ग्रुप 2B था, ठीक है। ग्रुप 2A में हमारे पास कौन से रेडिकल है, तो ग्रुप 2A में हमारे पास रेडिकल है Pb2 प्लस Cu2 प्लस Hg2 प्लस Bi3 प्लस और CD
2 प्लस। तो उसमें से जो पहला 3 है उसको हम यहाँ नीचे इनलिस्ट कर देते हैं, Pb2 प्लस, Cu2 प्लस और इसके साथ Hg2 प्लस। ठीक है, इसको अभी मिटा देते हैं 2b को। ठीक है, ऊपर में Hg2 2 प्लस है, नीचे Hg2 प्लस है हाँ बस। हाँ, कारण है कि ये जो Hg है ये कुछ इस टाइप का है। ठीक है, और दोनों पे +1 चार्ज। ठीक है, अगर हम लोग को कभी भी Hg को +1 में दिखाना होता है तो हम लोग Hg +1 नहीं लिखते, Hg2 2 प्लस लिखते हैं। ठीक है, उसका एक कारण डी ब्लॉक में देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इस फैक्ट को याद रखना। ठीक है, चाहो तो तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना या नेट पे इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली बस थोड़ा एनर्जी डिफरेंस की वजह से एक ऐसा कारण आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास Pb2 प्लस Cu2 प्लस Hg2 प्लस, सॉरी Hg2 प्लस नीचे। ठीक है, इसको देखें तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे Hg जो है ये +1 में और यहाँ पे Hg जो है ये +2 में। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने का तो हमारे पास तरीका है। यहाँ पे पहला क्या था, पंजाबन होगी आगे, यहाँ पे पंजाबन कुड़ी स्पेलिंग नहीं पता हमको, कुड़ी होगी बिगड़ी शायद बड़ी ही होगा यहाँ पे, स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग नहीं आता। पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू। ठीक है, तो यहाँ पे बिगड़ी से हमारे पास है Bi3 प्लस, कद्दू से हमारे पास है Cd2 प्लस। ठीक है, 2 है अपने को याद हो गया, पंजाबन हो गई आगे, पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू। ठीक है, हमारा 2 है पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 2b। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अपने पास क्या है, AS 3 प्लस 5 प्लस, फिर हमारे पास है SB 3 प्लस 5 प्लस, सनम सॉरी SN 2 प्लस 4 प्लस। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, ऐसे सभी सनम। ठीक है, एक बार इसको रिपीट करते हैं अपन स्टार्टिंग से, पहले लिख लोगे तो बोलना हो गया, फिर हम लोग रिपीट रिपीट खेलेंगे। ठीक है, लिख ली सर। एक मिनट बस। तो यहाँ देखो, ऐसे सभी सनम। अब हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 में अपन जाएंगे, ग्रुप 1 में हम जाएंगे तो हम सबसे पहले हमारे पास कुछ याद ही आना चाहिए। सभी भी ग्रुप रिटर्न टेबल का नाम याद आएगा तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिरिक्स स्टार्ट करेंगे, पंजाबन होगी आगे, पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू, ऐसे सभी सनम। ये 3 लाइन है। ठीक है, लाइन 1 पंजाबन होगी आगे, पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू, ऐसे सभी सनम। ठीक है, इतना अपने को याद हो रहा है? 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन्स भी है, हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो हमको तुरंत याद हो गया था। पंजाबन होगी आगे, पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू, ऐसे सभी सनम। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं। जैसे
अगर हमारा हम लोग के पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि पंजाबन कुड़ी क्यों आगे होगी, बिगड़ी कद्दू क्यों है, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस, मतलब जैसे जब हम लोग को जब पढ़ाया गया था तो ये सब चीज़ में बहुत दिन तक, बहुत देर तक डिस्कशन चलता था। कारण एक ही चीज़, क्योंकि याद 3 लाइन करना, पंजाबन होगी आगे, पंजाबन कुड़ी होगी, बिगड़ी कद्दू, ऐसे सभी सब, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम का थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मान लेंगे पंजाबन होगी आगे, पंजाबन कुड़ी होगी, बिगड़ी कद्दू, ऐसे सभी समय, ठीक। इसके बाद ग्रुप जो हमारे पास 2 है, सॉरी 3 है, 3 पे ही पढ़ते हैं। अभी हम प्रेसिपिटेट का कलर नहीं लिख रहे, ठीक है। एक जो पर्टिकुलर टाइप का लिरिक्स है उसको हम लोग पहले याद रख लेते हैं, पूरा को हम ही कर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप 3 में है फिर आलू करी, फिर आलू करी, ठीक है, फिर आलू करी। ग्रुप 4 ग्रुप 4 में अगर हम लोग आए तो ग्रुप 4 में हमारे पास 4 होते हैं, जिंक, Mn, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, जाने मन को निकालो, समझ में आ रहा है? जाने मन को निकालो, ठीक है। ग्रुप 4 ग्रुप 5 पहले हम लिख देते हैं, फिर 2-3 बार हम लोग रिपीट करेंगे। में आता है Ba2+ Sr2+ और Ca2+। तो इसका बहुत सिंपल है, भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार। फिर इसके बाद अपन आते हैं ग्रुप 6 पे, ठीक है। ग्रुप 6 में अपने पास है K+, Na+ और Mg2+, ठीक है। तो इस पे अपन क्या लिखेंगे, कब सोडियम मरेगा, ठीक है, कब सोडियम मरेगा। और इसका ग्रुप रिएजेंट अगर तुम लोग को याद होगा तो नो स्पेसिफिक था, इसका आंसर है कब सोडियम मरेगा, नो स्पेसिफिक, ठीक है। इसी तरीके से याद रखना, कब सोडियम मरेगा, नो स्पेसिफिक। तो इससे तुमको याद रहेगा कि इसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ठीक है। और आखिरी में ग्रुप 7 में आता है अपने पास NH4+ और NH4+ NaOH का रिएजेंट होता है, NH3 मिलता है, ठीक है। ग्रुप 7 में NH4+ अम्मा बोला जाता है, NH4+ को जनरली अम्मा ही से डिनोट किया जाता है पूरे कोटा भर में। कोटा में अम्मा अम्मा करो तो NH4+ लोग मान लेगा, ठीक है। तो इतना तुम लोग नोट किए। अरविंद अद्वैत, एकदम लास्ट का 2 लाइन दिखा दीजिए। ओके, तो बोलो, बोला करो। Yes. कूल। यस सर। अब 2-3 बार अपन रिपीट करते हैं, तुम्हारे पास तुम्हारा कॉपी है तो उसको देखो और मेरे साथ बोलो, माइक म्यूट करके, ठीक है। पंजाबन होगी आगे, पंजाबन कुड़ी होगी, बिगड़ी कद्दू, ऐसे सभी सनम, फिर आलू करी, जाने मन को निकालो, भारत सरकार, कब सोडियम मरेगा, अम्मा, ठीक है। 2-3 बार इसको करेंगे अपन, ठीक है। 2-3 बार में हमें याद हो जाएगा। थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं, इसको भी याद रखना है, लिरिक्स को याद रखने का तरीका, तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पंजाबन होगी आगे, पंजाबन क्यों आगे होगी हम लोग सबको पता है, पंजाबन कुड़ी होगी, बिगड़ी कद्दू, पंजाबन
पंजाबन मतलब लड़की लोग से मिलोगे तो देखे होगे थोड़ा सा मतलब गुस्सा में रहती है, एटीट्यूड में रहती है, तो इसलिए बिगड़ी कद्दू मतलब थोड़ा सा बिगड़ैल टाइप। ठीक है, ऐसे सभी सनम, ये तो भाई कॉमन सा लाइन है। फिर आलू करी, तुम लोग यहाँ पे अपने घर में रहते हो, अगर तुम यहाँ पे मेस में रहते हो तो तुमको सिर्फ एक चीज पता चलता कि मेस के खाने में सिर्फ एक ही चीज मिलता है, आलू करी। ठीक है, आलू का सब्जी को आलू करी बोला जाता है। ठीक है, तुम मेस खोले, मेस का डब्बा देखे, वो देखा, अरे यार फिर आलू करी। ठीक है, फिर आलू करी बोलते तुमको पूरा लाइन ही याद आ गया, फिर आलू करी कोई नहीं, AUPT। ठीक है, ये सारे के सारे HNO3 से कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन उसका एक छोटा सा सबसेट फिर आलू करी, यहाँ पे अपना ग्रुप 3 है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर तुम ग्रुप 4 पे है, जाने मन को निकालो, जाने मन को दिल से निकालो। ठीक है, उसके बाद फिर अपने पास आता है भारत सरकार, BA, SR और CA। फिर आता है कब सोडियम मरेगा, और आखिरी में अम्मा। एक बार फिर से बोलते हैं, पंजाबन होगी आगे, पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू, ऐसे सभी सनम, फिर आलू करी, जाने मन को निकालो, कब सोडियम मरेगा, सॉरी, भारत सरकार, कब सोडियम मरेगा, अम्मा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद हुआ, लिरिक्स अच्छा लगा। यस सर। लिरिक्स बहुत थॉटफुल है, उतना हम तुम लोग का थॉट प्रोवोक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत थॉटफुल लिरिक्स है, थोड़ा सोचना, इसका पहला 2-3 लाइन ही बहुत थॉटफुल। अब देखो, अब हम लोग क्या किए ना कि मेरा कैमरा ऑन है क्या? हाँ, तो अब हम लोग इसको इस तरीके से याद किए, मतलब अगर हम लोग डाउन नीचे इस तरीके से आ रहे हैं तो ऐसे अभी एक लिरिक्स याद किए। अगले लेक्चर में हम लोग ऐसे ऐसे भी हॉरिजॉन्टल भी सारा लिरिक्स को याद करेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा शॉर्ट का कलर याद होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ग्रुप 4, तुमको हम एक हिंट, एक मतलब प्री प्री शो का जो होता है ना ट्रेलर, वो बताते हैं। जैसे हम लोग जब ग्रुप 4 पे आएंगे तो तुमको एक चीज तो तब तक याद हो ही जाएगा, जाने मन को निकालो। लेकिन अगर वैसे याद नहीं आ रहा, PPT के कलर को याद करना है, तो ग्रुप 4 में जो हॉरिजॉन्टल न्यूमोनिक था, क्या था भाई? तो अपने पास हॉरिजॉन्टल न्यूमोनिक था। ये भी बहुत थॉटफुल लिरिक्स है, मतलब न्यूमोनिक है। लिरिक्स बोलते तो बेइज्जती लगता है, न्यूमोनिक है। ठीक है, पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका PPT बनता है, और ये इसका ये होता है प्रेसिपिटेट का कलर। ठीक है, अब तो तुमको प्रेसिपिटेट का कलर को याद रखना है, ग्रुप 4। ठीक है, तो तुम अपने कैरेक्टर को देखोगे, तुम अपने आप को देखोगे, अपने कैरेक्टर को। ठीक है, तो एक तुम खुद को देखो, तो एक आदमी जन्म से कैसा होता है? जन्म से गोरा होता है, मन से गुलाबी होता है, नियत से कैसा होता है? नियत से काला होता है। कितना काला होता है? तो कौवे सा काला होता है। ठीक है, एक आदमी जन्म से गोरा है, मन से गुलाबी है, नियत से काला है, कितना काला है? कौवे सा काला है। ठीक है, जैसे हम लोग अब एग्जाम्पल लेते हैं, अद्वै का एग्जाम्पल। मतलब छोटा बच्चा है, पहले दिन ही हमारा बात हुआ था कि छोटा बच्चा है, लेकिन तुम लोग बताओ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बच्चा है। ठीक है, तो अद्वै जन्म से गोरा है, मन से गुलाबी है, नियत से काला है, कितना काला है? कौवे सा काला है, क्योंकि हम डीपीएस के बच्चों को जानते हैं, रंग रूप नियत सब जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अद्वै पे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग सारी के सारी हॉरिजॉन्टल लिरिक्स को देखेंगे। ठीक है, कोई अब यहाँ पे दिक्कत? बोलो बोलो, अब बात करने का समय आ गया। अनम्यूट हो जाओ आप तुम लोग दोनों। सबका दिखा दीजिए, नोट नहीं किए। ओके, नोट करो, अनम्यूट होके नोट करो। हो गया नोट? यस सर। अथवा तुम्हारा? यस सर। ठीक, तो
क्लास अभी का यहीं पे हम लोग खत्म है। थोड़ा देर निकलने से पहले तुम लोग को कुछ अगर पूछना चाहो तो, कुछ शेयर करना चाहो तो, क्योंकि मेरे पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, तो इसलिए तुम लोग अगर कुछ शेयर करना तुम लोग बताओ। अभी पता है तुम लोग का क्लास जब लेने जा रहे थे ना, तो उसी समय एक मेल आया था, तो उसी की वजह से लेट हो गया था। उस समय हम एक ऐसे एक मैजिक कॉन्टेस्ट में रजिस्टर किए थे और उसमें हम फाइनल्स में पहुंच गए। बहुत खुश हैं उसके लिए। ठीक, अब कार्ड मैजिक का कंपटीशन था तो हम उसमें गए थे। उसमें बहुत एक बेसिक सा ट्रिक दिखाया था। उसका फाइनल का तैयारी करना है, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर भेजते हैं, देखते हैं जीतते हैं तो मजा आएगा। क्या जादू और दिखाए हाँ, क्या जादू दिखाए थे? वो दिखाते हैं आपको, पता नहीं तुमको आवाज आएगी कि नहीं, तो तुम हमको बताना कि तुमको आवाज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तुम लोग को आवाज आ रहा है? नो सर। आवाज नहीं आ रहा। तो वीडियो भी नहीं आ रहा है कुछ। वीडियो भी नहीं आ रहा। अच्छा, एक मिनट, हम न्यू शेयर करते हैं। Resume share. हाय गाइस, अभी आवाज आ रहा है? हाँ देखना। Hi guys, my name is Utkarsh Srivastav and I'm a student of IIT BHU. Today I'll be showing you a simple card trick to demonstrate a basic principle of science which says that oil and water cannot be mixed whatsoever be the condition. So here I'm having a random deck of cards which is arranged in an order which we do not know. So now to make it more random, let's give it a riffle shuffle. So now let's make it more random by giving it another round of riffle shuffle. A great magician once said that if we riffle shuffle a deck of cards 7 times, then each card will return back to its original position, which we do not want. So now we'll cut this deck at a random position because we'll be requiring 6 cards for this trick. So now let me choose 3 red and 3 black cards from the deck in a random order, most random order which I can do, and keep the remaining cards aside. So here I'm having 3 red cards and 3 black cards. So these black cards denote the oil and these red cards denote water. So we know that how much we try to mix the oil and water, these will never mix. Okay, so now let's see whether this principle works in magic as well. So this is oil, water, oil, water, oil, water. So now what we have done, we were having oil and water and we have intermixed it. Now the principle of science is that it will not mix and they will separate out, and so does magic. Now let's see what happens. So as we can see, the oil and water have separated out and this is the final arrangement. So here I'm having a special card in my random selection, which is the Ace of Spades. This is also known as the Death card and it is having special powers to switch places in the deck. So I am placing the Ace of Spades on the top of the deck and I'll ask the camera person to say stop wherever he likes. Stop. So the camera person says stop at this position and
I think the card has already switched its places. So the card above it was the three of heart, and the card below this three of heart was always the ace of spades. So this was the end of my routine, and thank you. कैसा था? अच्छा था। अभी इसी के फाइनल्स में देखते हैं, होगा तो मजा आएगा। कुछ पता चला कैसे हुआ था? तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। अच्छा ठीक है, हम इसको टेलीग्राम पे डाल देंगे, देखना आराम से। और सर कहाँ से तो सीखे? खुद ही सीखे थे एक्चुअली। जब हम कॉलेज में आए थे तो फर्स्ट सेमेस्टर में ब्रांच चेंज हो गया, फिर हमको लगा सेकंड सेमेस्टर कुछ करना चाहिए। तो हर कोई मतलब कुछ ना कुछ आर्ट फॉर्म सीखता ही है जनरली। कुछ गिटार बजाना सीखता है। हम फर्स्ट सेमेस्टर में फ्लूट बजाना सीखे तो हम सीख नहीं पाए, गिव अप मार दिए। फिर हम सोचे कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे, पैसा जाएगा, फिर नहीं भी सीख पाएंगे। तो हम सोचे एक नया कल्चर ही क्रिएट करते हैं, कार्ड मैजिक कल्चर। ठीक है, तो हम 2-3 डेक कार्ड लाए और उसे कुछ कुछ करना स्टार्ट किए। फिर यूट्यूब वीडियोस देखे, फिर बहुत सारी चीज़ किए। उसके बाद फिर मेरा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा शार्प हो गया था। मतलब उस टाइम पर्टिकुलरली बहुत सारी चीज़ हम कर देते थे कार्ड से। और उस टाइम ऐसा हो गया था कि हर कोई फिर मेरे रूम पे आता था हमसे 1-2 ट्रिक सीखने के लिए, 1-2 चीज़ें देखने के लिए, और उसके बाद बहुत पार्टी देता था। क्योंकि हम ट्रिक बताते नहीं थे, तो अगर किसी को बताते तो वो लोग बहुत पार्टी देता था। और लास्ट में ऐसा हुआ था कि एक पर्टिकुलर दिन, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मेरा भी एग्ज़ाम था और मेरे फ्रेंड का भी एग्ज़ाम था। उस फ्रेंड को हम बोले थे भाई प्लीज़, उसको हम पहले बोल रखे थे कि तुम हमको ₹500 दो, हम तुमको सारे ट्रिक्स बता देंगे। तो वो क्या किया कि वो हमको दे दिया था पैसा, ठीक है? और हम सोचे थे कि ठीक है बता देंगे, लेकिन मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था आखिरी वाले दिन और हम एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते थे। तो हम अपने फ्रेंड को बोले कि भाई अ, तुम चले जाओगे मेरे बदले एग्ज़ाम देने? उसका भी उसी दिन उसी टाइम पे एग्ज़ाम था, ठीक है? तो हम बोले भाई मेरे बदले चले जाओगे एग्ज़ाम देने? तो वो बोला तो वो पहले तो कुछ नहीं बोला। हम बोले भाई तुम ₹500 रखो, हम तुमको सारे ट्रिक का बता देंगे, ठीक है? और वो पता है क्या किया? अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया और मेरा एग्ज़ाम जाके दे के आया। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब एक अचीवमेंट ज़्यादा था उस टाइम पे। तो ये सब तुम लोग भी सीखना, जब तुम लोग कॉलेज आ जाओगे तो मज़ा आएगा तब। ये सब करने में बहुत बहुत टाइम मिलता है, तो बहुत मज़ा भी आता है सब चीज़ के लिए। चलो तब एक लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग छोड़ते हैं यहाँ पे। अद्वैय से पूछा जाए? क्या बोलते हो अरविंद, इससे यस। पूछा जाए क्वेश्चन? यस सर। चलो तब अद्वैय तुम हम लोग को ये बताओ कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कौन दिया था? तुम कल केमिस्ट्री पढ़े थे और क्लास 7 का पढ़े थे, सॉरी ज्योग्राफी पढ़े थे और क्लास 7 का पढ़े थे। सर फिर से बोलिए। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कौन दिया था? सर सुने ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं पढ़े हो? अच्छा ठीक है। अच्छा, पहले सारा कॉन्टिनेंट्स एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उस सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम था? पैंजिया। और उसकी तरफ जो चारों तरफ पानी था उसका क्या नाम था? अच्छा। क्या? पेंटालासा। पैंथेलासा। ये किस चीज में ब्रेक किया? मतलब पहला जो सेपरेशन हुआ था पैंजिया का, वो किस चीज में हुआ था? गोंडवाना और लॉरेशिया, फिर तेजस्वी आया था। और बीच में द ओपनिंग ऑफ टेथिस सी। फिर ये फर्दर इंडिया वगैरह नीचे वाले और ऊपर में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, और सेपरेट आउट होते होते फाइनली अपने पास बना था पूरा जो नया है। लेकिन जो उस समय का जो टेथिस सी था वो आज का क्या है? माउंट हिमालय। सही बोले तो तुम सही हो कि वो ओरिजिन तो बिल्कुल सही है, वो सेम ही सी भी उसके साथ वहां तक गया था, हिमालयस भी उसका पार्ट है। लेकिन जो मेडिटेरेनियन सी है आज का, वो प्रेजेंटली उस समय का टेथिस सी कहा जाता है, और जो पैंथेलासा था वो पैसिफिक ओशन कहा जाता है।
चलो तो अब तुमको थोड़ा थोड़ा मान सकते हैं कि तुम ज्योग्राफी पढ़े हो। अच्छा, इंडिया का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन का नाम बताओ। मतलब तो वर्ल्ड ही का ओल्डेस्ट फोल्ड हो गया, तो नाम बताओ। बताओ, यंग फोल्ड माउंटेन्स का नाम या ओल्ड किसी का भी नाम बताओ। हिमालयाज, यंग फोल्ड, अरावली। अरावली, ओल्डेस्ट फोल्ड। ये उस समय से है जब कोई नहीं था। अरावलीज, अरावलीज का हाईएस्ट माउंटेन पीक कहाँ पे है, या कौन सा है? याद रखना, गुरु शिखर शायद नाम है उसका, माउंट आबू में। सर माउंट आबू गए हैं। अच्छा, गए हो? यस वहाँ सर। गुरु शिखर नाम का कोई पहाड़ है क्या? तो याद नहीं है। हाँ, तो ये है अरावलीज का सबसे बड़ा वाला। ऐसे बहुत सारा फैक्ट है। चलो ठीक है, जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो और तुमसे परेशान कर, तुमसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अभी और प्रिपेयर करो, अच्छे से करना, एनटीएससी फोड़ देना। ठीक है, यस सर। चलो तब आज का मीटिंग को यहीं एंड करते हैं, रैप अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। चलो बाय बाय अरविंद, बाय अद्वैत। बस सर।